दोस्तों 21st सेंचुरी को एशियन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस सेंचुरी की शुरुआत से ही एशिया की दो कंट्रीज इंडिया और चाइना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के रूप में सामने आई। दोनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1/3 कंट्रीब्यूट करती हैं। ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही देशों में आने वाले 50 सालों के लिए हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल देखा गया है। तो ये दोनों एशियाई देश वेस्टर्न कंट्रीज की सदियों से चली आ रही इकोनॉमिक डोमिनेशन को चैलेंज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हम जब भी इन दो इकोनॉमीज की बात करते हैं तो आज इनको कलेक्टिवली नहीं बल्कि कंपैरेटिव एंगल से देखा जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में चाइना ऑलरेडी इंडिया से काफी आगे है। इवन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे रिचेस्ट नेशन बन गया है। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई जिनमें एनालिस्ट ने इंडिया को भी एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट किया। और तो और उनका कहना था कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आई इकोनॉमिक क्राइसिस भी इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट पोटेंशियल को हार्म नहीं कर पाई। उदाहरण के तौर पर गोल्डमैन सैक्स की सितंबर 2021 में पब्लिश की गई ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में यह सामने आया कि इंडिया की स्टॉक मार्केट 2024 तक $5 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करके वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एफडीआई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स के डेवलपमेंट के चलते इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि चाइना और इंडिया दोनों ने ही अपनी इकोनॉमीज को 1980s के आसपास ओपन किया, लेकिन काफी लंबे समय तक चाइनीज इकोनॉमी और स्पेशली उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के कंपैरिजन में काफी आगे रहा। लेकिन हाल ही में किए गए प्रेडिक्शंस में यह सामने आया कि इंडिया अब अपने बिगेस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर हमारे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट चाइना सून। लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या सच में इंडिया चाइना को सरपास करके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी की हिस्टोरिक जर्नी को एक कंपैरेटिव एंगल से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों कोल्ड वॉर एरा में अपनी इकोनॉमीज को सस्टेन करने के लिए इंडिया और चाइना ने एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनाया, लेकिन दोनों केसेस में इस आइडिया को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। इसी दौरान एशियन टाइगर्स की सक्सेस से प्रभावित होकर 1978 में डेंग जाओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। एशियन टाइगर्स में हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया नामक देशों की पावरफुल इकोनॉमी शामिल थीं। इस हिस्टोरिक अनाउंसमेंट के तहत फॉरेन कंपनीज को चाइना में आकर काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया। चाइना का बिगेस्ट एसेट उनकी लिमिटलेस लो स्किल्ड वर्कफोर्स थी, जिनको फैक्ट्रीज में लेबरर्स के तौर पर यूज किया गया। ह्यूज वर्कफोर्स के अलावा उनके पास ह्यूज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज भी मौजूद थीं। साथ ही फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए उनका एपिटीट बढ़ता जा रहा था। और जब ये फैक्टर्स आपस में ब्लेंड हुए तब इसके बाई प्रोडक्ट में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक जायंट शिफ्ट देखने को मिला। 1970s और 1980s में चाइना की एनुअल ग्रोथ में 10% एवरेज के साथ बढ़ोतरी हुई। और इस ग्रेट रीओपनिंग के बाद चाइना अपने 800 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। अब अगर इंडिया की बात करें तो हमने अपनी इकोनॉमी की ओपनिंग मिड 1980s में किक स्टार्ट की और 1991 में इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। और सरप्राइजिंगली इसके बाद इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ वियतनाम और चाइना के बाद वर्ल्ड्स 3rd बेस्ट लेवल पर रही। लेकिन इंडिया का केस एक कंफ्यूजिंग स्टोरी के रूप में सामने आया। हालांकि इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ एक सक्सेसफुल स्टोरी रही, लेकिन यहां एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वो ये कि इंडिया आखिर एक्सपोर्ट्स किस चीज का कर रहा है। जहां चाइना के एक्सपोर्ट्स में ज्यादातर लो एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयज, टेक्सटाइल और ट्रिंकेट्स मुख्य रूप से शामिल थे, वहीं इंडिया ने हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग गुड्स पर ज्यादा फोकस किया। इसी के चलते इंडिया में बिजनेस और सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज में एक बायस जनरेट हुआ, जिसने केवल स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग वेल एजुकेटेड माइनॉरिटी को फेवर किया और बाकी सभी सेक्टर्स मोस्टली स्टैग्नेंट रहे। एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि 21st सेंचुरी की शुरुआत से इंडिया में वापस एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। खैर अब आते हैं 2014 पर, जब मिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने आते ही कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना शुरू किया। उन्होंने अपनी फर्स्ट मेजर स्पीच में मेक इन इंडिया का न सिर्फ स्लोगन दिया बल्कि दुनिया भर के लोगों को इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
देखते ही देखते मेक इन इंडिया एक स्लोगन से बढ़कर एक फुल फ्लेश्ड गवर्नमेंट पॉलिसी में तब्दील हो गया। मोदी गवर्नमेंट के केवल 5 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन 79 रैंक्स तक इंप्रूव हुई। लेकिन 2019 तक आते आते कंट्री की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर एक 20 ईयर लो पर रहा, जिसका मेन कारण इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल ग्रोथ के बीच का टाइम लैग बताया जा रहा है। और जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई वो सभी मेनली सर्विस सेक्टर और रिटेल, सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में दिखाई पड़ी। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेक इन इंडिया एक फेल्ड प्रोग्राम रहा और गवर्नमेंट ने उसको सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव से रिप्लेस कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इनिशिएटिव्स ग्राउंड लेवल पर रियल चेंज लाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मेन चैलेंज है वो है कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, टैक्सेस और टैरिफ जैसे हर्डल्स जो हमारी लेबर फोर्स और डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करने में हर्डल बन जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 तक इंडिया में चेन्नई के पास मौजूद नोकिया कंपनी की फैक्ट्री दुनिया की कुछ चुनिंदा सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से एक थी। इसमें हजारों की तादाद में लोग काम किया करते थे, जिसमें मोस्टली महिलाएं शामिल थीं, जो लगभग 15 मिलियन फोन्स पर मंथ प्रोड्यूस करती थीं। ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सक्सेस का एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। लेकिन 2014 में अचानक इस प्लांट को बंद करना पड़ा, जिसके बाद 8000 से भी ज्यादा वर्कर्स जॉबलेस हो गए। लेकिन सवाल है आखिर क्यों? और इसका जवाब है बिकॉज ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। जी हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये डिस्प्यूट 1.5 बिलियन डॉलर की टैक्स डिमांड के ऊपर था। गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कहना था कि वो फैक्ट्री लंबे समय से ये टैक्स बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट और नोकिया फैक्ट्री के बीच ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन और कैरियन एनर्जी और ऐसी लगभग 13 मेजर कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी तरह से टैक्स डिस्प्यूट में फंसी हुई थी। और ये सब उसी दौरान हो रहा था जब इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। भले ही इंडिया अपने हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब सिक्योर करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टेन टैक्सेस के चलते आज कई फॉरेन कंपनीज चीपर लेबर की तलाश में चाइना की तरफ अपना रुख कर रही हैं, जिसके चलते इंडिया को लगभग 140 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और तो और यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आए डिसरप्शंस के बाद ग्लोबल कंपनीज ने चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को अपनाने की कोशिश की, जिसमें इन देशों ने अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना के अलावा बाकी देशों में भी डाइवर्सिफाई करने का निर्णय लिया। यहाँ इंडिया के पास प्लस वन डेस्टिनेशन यानी कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक शानदार मौका था, लेकिन इंडिया इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, ये तो बात हुई प्रेजेंट सिनेरियो की, लेकिन अगर फ्यूचर में इंडिया सच में नेक्स्ट चाइना बनना चाहता है तो गवर्नमेंट को कुछ की सेक्टर्स पर खास काम करना होगा। आइए उन की सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। हालांकि सर्विस सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट्स रहा है। इसने शुरुआत से ही इंप्रेसिव ग्रोथ और जॉब क्रिएशन की कैपेसिटी शो की है, लेकिन केवल इस सेक्टर के दम पर इंडिया एक इकोनॉमिकल पावर हाउस की तरह नहीं उभर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया को चाहिए कि वो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए हार्नेस करे, क्योंकि अगर इंडिया सच में चाइना के ग्रोथ रेट्स को सरपास करना चाहता है तो हमें इंश्योर करना होगा कि ये दोनों ही सेक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडियन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर पिछले 3 दशकों से लगभग 15% तक सीमित है। इसके चलते हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जीडीपी में केवल 12% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन लगभग 20% है, यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी की फाउंडेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर ही बेस्ड है। चाइनीज ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक मेजर फैक्टर है हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट्स, और इसी वजह से वहां पर इतनी तेजी से एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जिसने चाइना को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मसल में तब्दील कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को चाहिए कि वो इस सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ टफ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को एक स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट किया और इसी वजह से इतना सक्सेसफुल हो पाया, लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं।
चाइना की पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है। कहा जाता है कि चाइना इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री इन हिस्ट्री टू बी ओल्ड बिफोर इट्स रिच। वहीं इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन आज भी अंडर 30 है। इसका मतलब इंडिया के पास लगभग अभी 3 दशक बाकी हैं। बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन की टर्म्स में इंडिया 2050 तक चाइना को एक वाइड मार्जिन से पीछे छोड़कर 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। तो अगर इंडिया इन सभी कार्ड्स को सटीक तरीके से खेलता है तो अगले 1 दशक के अंदर इंडिया के 500 मिलियन पीपल मिडिल इनकम क्लास ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ये पूरी दुनिया में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ग्रोथ होगी। और जाहिर है कि मिडिल इनकम क्लास के बढ़ने से इंडिया की परचेजिंग पावर और डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो गैप चाइना की एजिंग पॉपुलेशन क्रिएट करेगी, इंडिया उस गैप को फिल करने के लिए तैयार है। तो इस क्रिटिकल डायमेंशन में इंडिया चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप में है और इस मैसिव वर्किंग एज पॉपुलेशन के चलते इंडिया वर्ल्ड का नेक्स्ट ग्रोथ टाइटन भी बन सकता है। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में इंडिया लार्जली अनकॉम्पिटिटिव रहा है। हालांकि आज गवर्नमेंट इन सभी सेक्टर्स के इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ हमें कुछ इमीडिएट रिफॉर्म्स की अधिक ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 44 लेबर लॉस को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया। उसी तरह गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, लेबर रिफॉर्म्स और बैंकिंग रिफॉर्म जैसे कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लागू किए। लेकिन इन सभी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, जुडिशियल ओवरबर्डनिंग और करप्शन जैसे इश्यूज को प्रायोरिटी बेसिस पर रिजॉल्व करना होगा। दोस्तों अगर आपको इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट पास कराना है तो यहाँ उसमें लगभग 1440 डेज का वक्त लगता है, लेकिन इसी काम के लिए सिंगापुर में मात्र 150 डेज लगते हैं। 2019 में किए गए इकोनॉमिक सर्वे में यह सामने आया कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में लगने वाला लंबा समय हमारी कंट्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। हालांकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 2019 जैसे मेजर्स के साथ गवर्नमेंट ने इस टाइम वेस्टेज को सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आज हमें इससे भी ज्यादा एग्रेसिव रिफॉर्म्स पुश करने की जरूरत है। इसी के साथ गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म व्यू ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन्स, डिफेंस इक्विपमेंट एंड लिथियम आयन बैटरीज जैसे न्यू एज सेक्टर्स में टैक्स इंसेंटिव्स और बाकी कॉम्पनसेशन जैसे टूल्स को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्टअप करना होगा। इसके अलावा हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और फार्मेसी को स्केल अप करके इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझें तो इंडिया के रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट, जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसमें आज बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश इंडिया को पीछे छोड़ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये कंट्रीज इंपोर्टिंग नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंजॉय करते हैं। फॉर इंस्टेंस ईयू इंडिया के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स की बिगेस्ट मार्केट है, लेकिन इंडिया को यहाँ 9.6% के इंपोर्ट चार्जेस चुकाने पड़ते हैं, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और इवन पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ इंडिया भी इसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए अपने एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बूस्टअप कर सकता है। दोस्तों इस डिस्कशन को समअप करने के लिए हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रीसेंट रिसर्च पेपर जिसका टाइटल है शिफ्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स द इंडिया अपॉर्चुनिटी पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहेंगे। इस रिसर्च पेपर में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को रियलाइज करने के 5 रास्ते बताए गए हैं, जो कुछ इस तरह हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोमिनेट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कोऑर्डिनेटेड एक्शन को बढ़ावा देना होगा। एक्सेसिव कॉस्ट कटिंग्स के बजाय वर्कफोर्स की स्किल, इनोवेशन, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना होगा। ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हुए ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इंटीग्रेट करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्पीड अप करना होगा। और लास्टली इस सेक्टर में स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने वाली इनोवेशंस को सपोर्ट करना होगा। तो कुल मिलाकर इस रिसर्च का कहना है कि अगर इंडिया एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नए मुकाम पर लेकर जा सकता है। और इंडिया का ये थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले कई दशकों तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कि कैसे भारत चाइना की ग्रोथ को सरपास कर सकता है।
इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।